अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत पे हाजिर है। नादरीन, आज यहाँ मंगल की रात और मई की 26 तारीख, जबकि पाकिस्तान में बुध की सुबह और मई की 27 तारीख है। नादरीन, सबसे पहले तमाम देखने वालों को मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद उल अजहा मुबारक हो। अल्लाह ताला ये ईद सब के लिए बहुत ज़्यादा बाबरकत साबित करे और दुनिया में अमन लाए, पाकिस्तान में अमन लाए, हर तरफ खुशहाली आए, वापस आए। क्योंकि लगता है कि बहुत ज़्यादा जो जंगों की वजह से अमन कहीं रूठ के चला गया है और दूर चला गया है, कम अज़ कम साउथ एशिया के उस हिस्से में जहाँ पर के पाकिस्तानी रहते हैं या पाकिस्तानियों की अक्सरियत रहती है। और कुछ ऐसा ही हाल मशरक़ वस्ता के कई मुल्कों का है। और आज मेरा मौजूद बहस भी बुनियादी तौर पर मशरक़ वस्ता की तीन जंगें जो कि इस वक्त दोबारा शुरू होने के बिल्कुल तिहाने पर खड़ी हैं, उस पर बात करूंगा। एक थोड़ा जिक्र इसहाक डार साहब का, जो अचानक न्यूयॉर्क में नमूदार हुए, न्यूयॉर्क तशरीफ लाए, यहाँ पर उन्हें कहाँ खिताब किया, उनको यहाँ आने की ज़रूरत क्यों पेश आई, उस पर थोड़ी बात करेंगे। और फिर साथ पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, मेरा ख्याल है कि देर आयद दुरुस्त आयद। वो क्या कदम है उसका आखिर में जिक्र करूंगा। लेकिन सबसे पहले मशरक़ वस्ता, जहाँ से के तीन महाजों से इत्तलात बिल्कुल ठीक नहीं है। यूं तो बात हो गजा में वैसे तो जंगबंदी का ऐलान हुए काफी महीने हो चुके हैं, लेकिन वहां पर जंग कभी भी खत्म नहीं हुई। इसराइल मुसलसल बमबारी करता चला आ रहा है, तो वहां पर भी सीज फायर बहुत खतरे में है। इसी तरह लबनान में भी, जहां अमेरिका की वसातत से या सालिसी से एक सीज फायर का ऐलान भी किया गया, लेकिन वो सीज फायर एसेंशली लबनानी फौज और इसराइली फौज के दरमियान थी, क्योंकि इसका ताल्लुक ना तो लबनान के अवाम से था और ना ही यहाँ पर मौजूद मुख्तलिफ मुसल्लह ग्रोहों से, स्पेशली हिजबुल्ला से। लिहाजा इसराइल की जानिब से हिजबुल्ला के खिलाफ कार्रवाइयों में भी इजाफा हो रहा है, जहां अब इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि ये सीज फायर भी मुकम्मल तौर पर टूट सकती है, खत्म हो सकती है। जबकि मशरक़ वस्ता का एक और सबसे बड़ा जंगी महाज यानी ईरान, जहां पर के ईरान और अमेरिका और इसराइल के दरमियान एक आर्जी जंग बंदी पर अमल दरामद तो हो रहा है, 8 अप्रैल से उस पर अमल दरामद हो रहा है, 2 मरतबा एक्सटेंड हो चुकी है। लेकिन इस वक्त वो भी बहुत ज़्यादा प्रेशर के नीचे है और खदशात का इजहार ये किया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जंग भी, यानी ये जंग बंदी टूट ना जाए और दोबारा जंग शुरू ना हो जाए। क्योंकि ये जो तीन मकामात का मैंने जिक्र किया, तीनों जगहों पर गुज़श्ता चंद दिनों से मुसलसल ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, और ईरान के हवाले से गुज़श्ता तकरीबन 36 घंटों के दौरान एक दो बड़े वाक़यात ऐसे हुए हैं जिसके बाद के मामलात बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। ताहम कुछ हौसला अफजा खबरें भी हैं। लेकिन सबसे पहले जिक्र गज़ा का। गजा वो हिस्सा है जहां पर के सदर ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान किया, पाकिस्तान भी इसका हिस्सा बना। पाकिस्तान और दूसरे ममालिक ने बड़ी भरपूर अज़म का इरादा किया कि हम यहाँ पर काम करेंगे, अमन के लिए काम करेंगे। लेकिन ना तो गजा में अमन आया, ना वहां पर तामीर नौ हुई, बल्कि इसराइल इस खत्े पर मुसलसल बमबारी करता चला जा रहा है। और अब तक कम से कम 500 लोग, यानी इत्तलात यह है कि कम से कम मुख्तलिफ, जब से सीज फायर शुरू हुई है, कम से कम 500 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं इसराइली हमलों में। और एक ताज़ा वाक़या जो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हुआ है और इसराइल ने बाकायदा इसका ऐलान किया है। इसराइल का कहना है कि इसने हमास का जो इस खत्े में यानी गजा में जो उनका मिलिट्री चीफ है मोहम्मद ओदे, उसको निशाना बनाया है। और अभी ये वाजे नहीं है कि मोहम्मद ओदे इसमें महफूज रहे या वो इसमें बाकायदा निशाना बने। लेकिन इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि इस हमले में कम से कम 3 फलस्तीनी शहीद हुए और 20 जख्मी हुए। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू और वज़ीर दिफा इसराइल कैट्स का दावा है कि मोहम्मद ओदे जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास हमला कर रहा था इसराइल पर, तो उस वक़्त ये हमास के इंटेलिजेंस चीफ थे और यही उन हमलों के जिम्मेदार हैं। लिहाजा ये उनका जायज़ निशाना है। इसराइल का कहना है कि उसने 7 अक्टूबर के जितने भी हमलावर थे, जिन्होंने प्लानिंग की है, इसके पास जितनी भी उसके बारे में इंटेलिजेंस है, उसकी एक फहरिस्त बनाई हुई है। और इसराइल का कहना है कि ये लोग जहां भी इनको नजर आए उनको वो कत्ल करेंगे, क्योंकि इनका किसी भी मुआहदे से ताल्लुक नहीं है। और इसराइल यही करता चला आ रहा है। इससे पहले कोई 11 दिन पहले इसराइल ने हमास के जो गजा में मिलिट्री चीफ थे, इज़ा अल दीन अल हद्दाद, उनको भी कामयाबी से निशाना बनाया था, जिसमें कि वो जाबाक हुए थे। तो ये मामला वहां पर चल रहा है। जबकि इसराइल लबनान में भी हिजबुल्लाह के खिलाफ नबर्द आजमा है, उस पर मुसलसल हमले कर रहा है।
लबनान का तो इसराइल ने यानी बमबारी कर करके बेड़ा गर्क कर दिया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान लबनान ने ऐलान किया है कि इसराइली बमबारी में कम से कम 31 लबनानी जो है वो जाँ बहक हुए हैं, और कई जख्मी हुए हैं, इनमें बच्चे और औरतें भी शामिल हैं। जबकि नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल अपनी सरहदों को महफूज बनाने के लिए अब लबनान के अंदर मजीद जाएगा, और यहाँ पर जो स्ट्रेटेजिक हाइट्स हैं उनको कंट्रोल में ले रहे हैं। गोया लबनान की मजीद ज़मीन इसराइल के कब्जे में जा रही है, इसराइल को महफूज बनाने के नाम पर। और इसी दौरान यानी जब से ये हमले शुरू हुए हैं हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइल की जानिब से, उससे लेकर अब तक, यानी ये कोई मिड अप्रैल से शुरू हुए थे, अब तक 700 लबनानी जो है वो अभी तक इसमें जाँ बहक हुए हैं। जबकि इस दौरान कोई 10 इसराइली भी फौजी भी इसमें मारे गए हैं। तो लबनान में भी सीज फायर खतरे में है। जबकि इस जुम्मे को अमरीकी वजारत दिफा यानी पेंटागन में एक अहम इजलास होगा, जहाँ पर कि इसराइली और लबनानी मिलिट्री ऑफिशियल्स मिलेंगे, और वो इस वक्त जो लबनान के अंदर इसराइली कार्रवाइयाँ हैं उसके हवाले से बातचीत करेंगे। जबकि सियासी डायलॉग अलहदा सतह पर होगा और वो अगले हफ्ते होगा। तो बातचीत चल रही है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस बातचीत का ताल्लुक किसी भी तरह से लबनान में उस तबाही से है जो कि इसराइल कर रहा है, और उसको रोकने वाला कोई नहीं है। जो हिजबुल्लाह है वो भी कह रहा है कि हम किसी सूरत में ना तो इन मुज़ाकरात को मानते हैं, और ना ही हम इसराइल के साथ बरह रास्त मुज़ाकरात करेंगे। वो कहते हैं कि जब तक कि अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग खत्म नहीं होती, हिजबुल्लाह की जानिब से जंग खत्म नहीं होगी। तो गोया वहां पर भी इस वक्त जंग जारी है, बल्कि जो थोड़ी बहुत सीज फायर मौजूद है वो भी बहुत ज्यादा खतरे में है। जबकि तीसरा और सबसे बड़ा महाज यानी अमेरिका, इसराइल और ईरान, ईरान के ऊपर अमेरिका ने गुज़श्ता तकरीबन कोई 36 घंटों के दौरान दो मुख्तलिफ हमलों में ईरान को नुकसान पहुंचाया। उनकी दो जो स्पीड बोट्स थी उनको निशाना बनाया, जिसमें कि 3 ईरानी जो है वो जाँ बहक हुए, और साथ ईरान की मिसाइल साइट्स को भी निशाना बनाया, जो बंदर अब्बास का इलाका है वहां पर। और अमेरिका कहता है कि हमने ये सब कुछ अपने दिफा में किया है, लेकिन ईरान कहता है कि ये तो आपने जरबंदी की खिलाफ वर्जी कर ली, लिहाजा अब हम आपको वैसे ही जवाब देंगे। यानी जितनी शिद्दत से हम पर हमला हुआ है इतनी ही शिद्दत से जवाब आएगा। और साथ ईरान ने यह धमकी दी है कि इस खत्ते में अमेरिका की बेसिस अब महफूज नहीं है। क्या इसका ये मतलब है कि ईरान जवाबी कार्रवाई में अमेरिका की बेसिस को यहाँ नुकसान निशाना बनाएगा? अगर ईरान किसी भी मुल्क में, यानी इस खत्ते में अमेरिका की कोई 12 बेसिस हैं, अगर वहां पर किसी भी बेस को ईरान निशाना बनाता है, तो क्या इसका मतलब है कि सीज फायर खत्म हो जाएगी? बिल्कुल ये खत्म हो सकती है। बावजूद इसके कि इस वक्त भी अमेरिका और ईरान के दरमियान कतर की सालसी में, कतर में मुज़ाकरात जारी हैं, और इत्तलात कुछ ऐसी भी हैं कि वहाँ पर कुछ प्रोग्रेस भी हो रही है। लेकिन अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है कि इन मुज़ाकरात में वक्त लगेगा। यानी अब उनको भी ये कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि इसका फौरी कोई हल निकलेगा। गोया ये खित्ता आहिस्ता आहिस्ता अमन से जंग की तरफ बढ़ रहा है, और इसमें जो बुनियादी किरदार है वो एक तो ज़ाहिर है कि एक दूसरे के ऊपर कोई एतमाद है ही नहीं, और दूसरा दरमियान का रास्ता कोई अभी तक निकला नहीं, और तीसरा जो सिफारतकारी हो रही थी, यानी पाकिस्तान ने एक अच्छा किरदार अदा किया, लेकिन पाकिस्तान अब थोड़ा साइड पे हो गया और अब कतर बीच में आ गया है, और कतर में अब ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन यहाँ पर मामलात जो हैं वो इस वक्त इतने बुरे हैं कि जो खलीज फारिस है, इसके अंदर जो गल्फ का रीजन है, यहाँ पर कहते हैं कोई 1000 शिप्स जो है वो वहाँ पर फंसे हुए हैं, 1000 शिप्स, और उनमें कोई 20,000 लोग फंसे हुए हैं। तो कोई बहुत बड़ा मसला है। और यहाँ पे जो आपने हुर्मुज़ से जो डेली की ट्रैफिक गुजरती थी, यानी रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 130 ऑयल टैंकर्स और शिप्स यहाँ से गुजरते थे, अब उनका एक बहुत ही कम हिस्सा, यानी 15, 10, कभी कितने, बहुत ही कम शिप्स और टैंकर्स गुजर रहे हैं। वो भी सिर्फ उस सूरत में जब ईरान इजाजत दे, या फिर ऐसे टैंकर्स जो कि ईरानी पोर्ट से निकलते हैं उनको अमेरिका रोक लेता है। तो यहाँ पर जहाजरानी और कारोबार बिल्कुल रुका हुआ है, और इसका नुकसान यकीनन सबसे ज्यादा इस खत्ते के ममालिक को हो रहा है। नाज़रीन, अगले मौजूद की जाने बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। ये बहुत जरूरी है इस चैनल की रीच के लिए, और यही आपकी सबसे अच्छी सपोर्ट भी हो सकती है इस चैनल के लिए। अगला मौजू पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार के हवाले से है। इसहाक डार साहब जो चंद घंटे पहले चीन में नजर आए, जहां पर कि वो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के साथ उनका जो डेलीगेशन है उसका हिस्सा थे। लेकिन आज इत्तलात ये आई कि इसहाक डार साहब 2 रोज़ा दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। यहाँ पर वो अक़वाम मुत्तहिदा के एक सिक्योरिटी काउंसिल के एक, मेरा ख्याल है कि अच्छा खासा
غیر اہم اجلاس میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ یہ اجلاس ہے کیا؟ یہ یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل کا ایک اوپن ڈیبیٹ ہے، بیسیکلی اوپن ڈیبیٹ سیشن ہے، جو کس چیز پر ہے؟ مینٹیننس آف انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی، upholding the purpose and principles of the UN Charter and strengthening the UN-centered international system۔ اب یہ اتنا بڑا موضوع ہے، اور اس موضوع کا اگر میں ایک لفظ میں صرف اس کو بیان کروں تو بنیادی طور پر انٹرنیشنل سسٹم تو فی الحال اس وقت مفلوج ہو کے رہ گیا ہے، اور ڈار صاحب یہاں پر آ کر تقریر فرما رہے ہیں۔ انہوں نے تقریر بھی کی ہے، لیکن وہ اچھی بات ہے، صفاتکاری کوئی بری بات نہیں ہے، ڈار صاحب یہاں آئے ہیں، اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو دورہ ہے اس کا پہلے کوئی بڑا اعلان نہیں کیا گیا تھا، یہ اچانک ہوا۔ اور یہ کب ہوا؟ یہ تب ہوا جب صدر ٹرمپ کی جانب سے وہ ٹویٹ سامنے آیا، جس میں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے جو مسلم مختلف حکومتوں کے سربراہان اور لیڈران تھے، ان کے ساتھ جب میں نے فون پر کنورسیشن کی یا بات چیت کی، تو اس میں میں نے ان سب کو کہا کہ آپ فوری طور پر ابراہیمی معاہدوں کا حصہ بنیں۔ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے تو نیکسٹ سٹیپ یہی ہونا چاہیے کہ تمام مسلمان ممالک کو ابراہیمی معاہدوں کا حصہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے اسپیشلی پاکستان کا نام لیا۔ اس کے بعد پھر پاکستان کی حکومت کی جانب سے ایک بیان آیا، بڑا واضح بیان تھا کہ جناب ہم اسرائیل کو کسی صورت میں نہیں مانیں گے اس وقت تک جب تک کہ یہاں پر ایک آزاد فلسطینی ریاست نہیں بنتی۔ آج جب ڈار صاحب یہاں یونائٹڈ نیشنز آئے اور انہوں نے جو وہاں پر تقریر فرمائی، تو اس میں دو نقطے بہت اہم تھے۔ ایک تو یہ کہ وہاں پر انہوں نے پاکستان کا موقف دہرایا فلسطین کی آزاد ریاست کے حوالے سے، 1967 کی بارڈرز کے اندر رہتے ہوئے ایک نئی فلسطینی ریاست جس کا دارالخلافہ القدس الشریف ہوگا، یہ تو انہوں نے کہہ دیا۔ اور یہ پاکستان کی پرانی سٹیٹمنٹ ہے، یہ پاکستان سٹیٹمنٹ پہلے سے دے چکا تھا، اگر ڈار صاحب یہاں پر آ کر نہ بھی کہتے تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کشمیر کے اوپر بات کی، مسئلہ کشمیر بھی اٹھایا، اور ساتھ پانی کا مسئلہ بھی اٹھایا۔ پانی کا مسئلے پر انہوں نے کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کی، نہ کوئی ریڈ لائن کی بات کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ پانی کو ویپنائز نہ کریں۔ کشمیر کے حوالے سے بھی ڈار صاحب کا جو بیان تھا، میرا خیال ہے وہ بہت ہی زیادہ روایتی تھا، یعنی کوئی نئی بات نہیں تھی اس میں۔ کشمیر کے اوپر پاکستان کا ایک کلیم ہے، اور پاکستان سمجھتا ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، بھارت سمجھتا ہے کہ کشمیر بھارت کا حصہ ہے، اور یہی اختلافی نقطہ ہے۔ تو ڈار صاحب نے جو فرمایا وہ وہی ہے جو پاکستان کی کم از کم 70-80 سال پرانی پالیسی ہے، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں تھی، نہ ہی اس میں کوئی نئے انیشیٹو کا اعلان تھا۔ بس وہ آئے، انہوں نے تقریر کی۔ اب سب سے بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ اگر ڈار صاحب نے یہاں آ کر پاکستان کی ریاستی پالیسی کو دہرانا تھا، وہ ریاستی پالیسی جس کو پاکستان کم از کم 10,000 مرتبہ دہرا چکا ہے، اس کی کیا ضرورت تھی یہاں پر آ کر فرمانے کی؟ وجہ وجہ یہ ہے کہ جب صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ بیان آیا تو یہ بہت زیادہ امبیرسمنٹ تھی، میری رائے میں یہ مسلمان حکمرانوں کے لیے بہت بڑی امبیرسمنٹ تھی۔ اور یہ جو ڈیمیج ہوا ہے تمام حکمرانوں کو، اس نشست میں جتنے بھی تھے، جن میں پاکستان فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی شامل ہیں، تو اس کے بعد پھر یہ پاکستانی ریاست کا جواب ہے، جہاں پر کہ پاکستان نے تھوڑا ایک ہارڈ لائن لینے کی کوشش کی ہے۔ اب سب سے بڑا سوال، پاکستان تو سعودی عرب کا ایک اتحادی ہے، سعودی عرب نے بھی انکار کیا کہ ہم کس صورت میں نہیں مانیں گے، پاکستان اور سعودی عرب کی پوزیشن ایک ہی ہے۔ اسی طرح ترکیہ نے بھی باقاعدہ ٹرمپ کے اعلان کے بعد باقاعدہ کہا کہ ہم اسرائیل کو نہیں تسلیم کریں گے، تو اس پالیسی میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہے، تو پھر ڈار صاحب کو اتنی تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وجہ ڈومیسٹک ہے۔ یہ میسج، یہ پیغام دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ پیغام پاکستانیوں کے لیے ہے، کیونکہ جو ہماری ریاست ہے اور جو ریاستی مشینری ہے اس کو ایک دھچکا لگا ہے۔ دھچکا اس لیے لگا ہے کہ کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، بلکہ پاکستانی میڈیا میں کچھ لوگوں کو سن رہا تھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں ان کے پاس انفارمیشن ہے، اور اپنی انفارمیشن کی بنیاد پر ایک صاحب فرما رہے تھے کہ جب ٹرمپ نے اس کال کے دوران بتایا کہ جی آپ اسرائیل کو مانیں اور تسلیم کریں اور اس ابراہیمی معاہدے کا حصہ بنیں، تو جو شرکا تھے وہ ششدر رہ گئے، they were not expecting it۔ اور رائٹلی سو، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایکسپیکٹ کر رہا تھا، کیونکہ موضوع بحث یہ تھا ہی نہیں۔ لیکن بہرحال یہ ایک اس کا حصہ ہے، تو میرا خیال ہے یہ ایک ڈیمیج کنٹرول کا حصہ ہے، اور پاکستان ایک مرتبہ پھر پاکستانیوں کو یہ ری ایشور کر رہا ہے، دنیا کو نہیں، پاکستانیوں کو ری ایشور کر رہا ہے کہ پاکستان کی پالیسی نہ تو کشمیر کے حوالے سے تبدیل ہوئی ہے اور نہ ہی فلسطین کے حوالے سے تبدیل ہوئی ہے، اور یہی پاکستان کی فارن پالیسی کے مین پرنسپلز ہیں جس کو یہاں پر دہرایا گیا۔ گویا یہ جو تقریر تھی، یہ اتنی بڑی تکلیف جو تھی، اس کا مقصد پاکستانی ڈومیسٹک آڈینس کو ایڈریس کرنا تھا۔ اب چلتے ہیں آج کے آخری موضوع کی جانب۔ ناظرین، روزانہ میں جتنی بھی خبریں لاتا ہوں، ان میں جن پہ میں تبصرے کرتا ہوں، ظاہر ہے کہ اس میں انفارچونیٹلی جو منظر کشی ہوتی ہے یا جو میں اپنی رائے دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ مثبت نہ ہو، لیکن آج جو میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں، میری اس بارے میں رائے بہت مثبت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا اور عمدہ اقدام ہے جو پاکستان میں بالآخر ہو رہا ہے، حکومت کر رہی ہے، جن کو فل کریڈٹ دینا چاہیے۔ وہ ہے کیا؟
देखिए, दुनिया में किसी भी एक वायबल रियासत के रहने के लिए, यानी किसी भी रियासत को कायम रहने के लिए, तीन चीजों की जरूरत होती है। एक, एनर्जी सिक्योरिटी। दूसरी, वाटर सिक्योरिटी। और तीसरी, फूड सिक्योरिटी। इन तीनों का ताल्लुक एक दूसरे के साथ है। पाकिस्तान के पास इनमें से एक भी नहीं है, यानी तीनों में पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है। चाहे वाटर सिक्योरिटी हो, ये डार साहब ने अभी यूनाइटेड नेशन में तकरीर करके बताया कि जी वेपनाइज कर रहे हैं, हमारे मसाइल बढ़ रहे हैं, इससे मसले बढ़ेंगे मजीद। और पाकिस्तान के अंदर फूड सिक्योरिटी का हाल भी यह है कि पाकिस्तान अब फूड डेफिशिएंट कंट्री है। पाकिस्तान हर साल $10 अरब से ज्यादा का खुराक जो है बाहर से मंगवाता है। जबकि पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी का सबको मालूम है, वो लोग जो पाकिस्तान में बैठे हैं सबको मालूम है कि लोड शेडिंग का क्या हाल है और बिजली कितनी महंगी है और पैसे कौन बना रहा है, सबको मालूम है। तो यहाँ पर जो ये आपने हुर्मुज की बंदिश से एक चीज जो सामने आई, वो ये थी कि आपने हुर्मुज जब बंद हो गई तो वो ममालिक जिनके पास उनके स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स थे, यानी उन्होंने अपने पास तेल जखीरा करके रखा हुआ था बुरे दिनों के लिए, वो तो ठीक रहे, वो फायदे में रहे। यानी मैं मिसाल दूं अमेरिका की, अमेरिका के पास तकरीबन कोई 76 करोड़ बैरल ऑयल जो है उसके स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में है। इसी तरह मैं मिसाल दूं चीन की, चीन के पास कोई 1 अरब बैरल तेल जो है उनके स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में है। गोया कई माह तक भी अगर इंटरनेशनल लेवल पर तेल की सप्लाई बंद हो जाए तो इन ममालिक को फौरी तौर पर तेल का मसला नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान को मसला शुरू हो चुका था। ये तो पाकिस्तान की जो इस डिप्लोमेसी थी, यकीनन उसने एक बहुत अच्छा किरदार अदा किया। आज भी पाकिस्तान के लिए एक एलएनजी टैंकर और एक ऑयल टैंकर आपने हुर्मुज से गुजरा है और पाकिस्तान आ रहा है, तो इससे जाहिर है कि पाकिस्तान में कम से कम ये क्राइसिस नहीं आया। लेकिन जो सबसे बड़ा यानी जो तशवीशनाक अमर है वो ये है कि पाकिस्तान की जहां एनर्जी इनसिक्योरिटी है, वहां पर जो हमारे ऑयल को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा ना होने के बराबर है। अब हुकूमत ने फैसला किया है कि वो अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को बनाएंगे और बढ़ाएंगे। अब उसके लिए प्लानिंग क्या की गई, क्योंकि आईएमएफ ने जो शरायत आयद की हैं उसके तहत तो हुकूमत के पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स कायम कर सकें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली लीगल तरीके से मामलात को हल करने की कोशिश की। आई थिंक अगेन अच्छा तरीका है, बुरा तरीका नहीं है। वो ये कि बजाय इसके कि बहुत बड़े बड़े स्टोरेज टैंक्स बनाएं, जो आई विश के बाद में किसी न किसी मौके पर पाकिस्तान को बनाने पड़ेंगे। इस आपने हुर्मुज की बंदिश ने अगर पाकिस्तान को एक सबक दिया तो वो ये है कि स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाइए। और उसमें अब जो प्रपोजल सामने आई है, तो वो पाकिस्तान की हुकूमत ने मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल ऑयल कंपनीज हैं, सऊदी अरामको हो गई, एडनॉक या अबू धाबी नेशनल ऑयल कॉरपोरेशन हो गई, या कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन हो गई, या कतर एनर्जी हो गया, या पेट्रो चाइना वगैरह, इनके साथ पाकिस्तान ने ये तमाम प्रपोजल शेयर किए। और शायद उनको पाकिस्तान ने इनवाइट भी किया है कि आप आइए और पाकिस्तान में स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाएं, अपने स्टोरेज फैसिलिटीज बनाएं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के भारत में अब अबू धाबी कर रहा है भारत के लिए। गरचे अबू धाबी जो कर रहा है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन पाकिस्तान का ट्रैक तकरीबन वही है। नई पॉलिसी के तहत जून 2028 तक जो है जितनी भी ऑयल रिफाइनरीज हैं उनके लिए बाय लॉ ये रिक्वायरमेंट होगी कि उनके पास कम से कम 15 दिनों का क्रूड स्टॉक होना चाहिए, यानी क्रूड ऑयल का 15 दिन का स्टॉक होना चाहिए, ताकि अगर क्रूड ऑयल की इंपोर्ट बंद भी हो जाए तो 15 दिन तक ये रिफाइनरीज चलती रहे। एक, दूसरा, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके पास मुख्तलिफ ग्रेड्स के जो ऑयल हैं, यानी चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, जेट फ्यूल हो, ये तमाम का जो जखीरा है वो कम से कम 30 दिन का होना चाहिए। तो अगर आप इन दोनों को मिलाएं तो पाकिस्तान के पास कोई कैपेसिटी 45 दिन की बन जाएगी। जो इस वक्त पाकिस्तान की कैपेसिटी है वो काफ़ी बुरी है, यानी इस वक्त पाकिस्तान की जो पेट्रोल की स्टोरेज कैपेसिटी है वो कोई 26 से 27 दिनों की है। इसी तरह जो हाई स्पीड डीजल है उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी इस वक्त है वो कोई 21 से 24 दिनों तक की है। जबकि क्रूड ऑयल जो है जो रिफाइनरीज के पास है वो कि 11 दिन का है। अभी ये उसको बढ़ाकर 15 दिन कर रहे हैं। आई विश के ये इससे भी ज्यादा होता, ये काफी नहीं है। जबकि जो जेट फ्यूल की स्टोरेज की कैपेसिटी इस वक्त है पाकिस्तान की वो सिर्फ 14 दिन की है। दैट्स इट, सिर्फ 2 हफ्तों की। जबकि जो एलएनजी की स्टोरेज की कैपेसिटी है वो सिर्फ 9 दिनों की है। तो पाकिस्तान को अपनी एनर्जी की स्टोरेज कैपेसिटी को वॉर फुटिंग्स पर बढ़ाना होगा। मुझे बड़ी खुशी है कि हुकूमत इस पर तवज्जो दे रही है, एंड आई विश कि इससे भी थोड़ा आगे जाएं और अपनी मदद आपके तहत कोई प्रोजेक्ट शुरू करें, सूबाई सतह पर कोई इंसेंटिव्स दें, ताकि पूरे मुल्क में ये स्टोरेज फैसिलिटीज बने और वहां पर स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को रखा जाए, महफूज तरीके से रखा जाए। अब देखते हैं कि इस पर किस हद तक अमल दरामद होता है, लेकिन कम से कम ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। जाने से पहले आपसे एक बार तो फिर दरखास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।